अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज हम सफ़र करने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ का। और आज़ाद कश्मीर का जो दारुल खिलाफा है मुज़फ़्फ़राबाद, वहाँ का हमारा सफ़र है और एक्सप्लोर करेंगे मुज़फ़्फ़राबाद और गिरद व नवाह की खूबसूरत वादियों को। और इसके साथ साथ एक रिलीजियस टूरिज़म की हम बात करेंगे, एक मज़ार का आपको विज़िट करवाएंगे और अंदरून मुज़फ़्फ़राबाद का विज़िट करवाएंगे, जहाँ पर मकबूजा कश्मीर के बेशुमार पनाह गज़ीर आबाद हैं जो माइग्रेट करके कश्मीर में आए हुए हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा लेके जाएंगे हम आपको एक टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर, एक बहुत ही मशहूर किला है रेड फोर्ट के नाम से, उसकी भी हिस्ट्री बयान करेंगे। और इसके साथ साथ पकवान तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है ही, कश्मीरी जो रवायती खाने हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें, चलते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ। मुज़फ़्फ़राबाद जन्नत नज़ीर आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है। ये खूबसूरत शहर दरिया नीलम और दरिया जहलम के किनारे वाक़या है। बुलंदो बाला पहाड़ों, खूबसूरत वादियों के दरमियान बसे इस शहर को 17वीं सदी 1646 में मुग़ल दौर के वाली सुल्तान मुज़फ़्फ़राबाद खान ने आबाद किया था, जिनके नाम पर ही इस शहर का नाम है। सुल्तान मुज़फ़्फ़र खान कश्मीर पर हुकूमत करने वाले बम्बा कबीले के सरदार थे। मुज़फ़्फ़राबाद के बासी आज भी इससे ख़ास मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। यही वजह है कि उनका मरकज़ ख़ास लो लगाए आज भी रौनकों और तहज़ीब व सकाफ़त के साथ बड़ी शान के साथ आबाद है। रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल खिलाफा मुज़फ़्फ़राबाद में हम हैं और जिस हस्ती के मज़ार के ऊपर हम हैं, इनका नाम है सुल्तान मुज़फ़्फ़र खान और इन्हीं के नाम के ऊपर ये शहर मुज़फ़्फ़राबाद आबाद है। इन्हीं के फैमिली से हैं हमारे साथ तनवीर हुसैन खान साहब। उनसे हम पूछेंगे कि इनका रूल कैसा था, क्योंकि ये भी एक स्टेट रही है अपने वक्त की। जो ये स्टेट थी कहाँ कहाँ तक फैली हुई? ये अब सिंध तक थी। अच्छा, जो अभी ब्लैक के माउंटेन यानी तुरगर जो दरिया सिंध बह रहा है उस तक थी। एग्जैक्टली पखल के ये मालिक रहे हैं। अच्छा, पखन के भी मालिक रहे। तुर्कों के देतरमान थे, तो अपने नाना जी से फतह किए उन्होंने पखली। अच्छा, क्योंकि तुर्कों का तो वहाँ पर रूल रहा है, तुर्क तो वहाँ पर आए हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, तो उसके बाद इन्होंने मरकज बोई रखा है। ठीक। बोई से फिर यहाँ ये आए। बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था उस वक्त, इस डिजास्टर से बहुत बड़ा। अच्छा, बहुत थोड़ी आबादी थी, तो इसको इन्होंने आकर मुख्तलिफ अक़वाम, जब आप पुरानी अदालतों में जाएंगे तो आपको बहुत सारी अक़वाम मिलेंगी। ठीक। हर पेशे का आदमी इन्होंने अपने साथ लाया। अच्छा, उनका झड़पें भी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सिख भी आए हैं, यहाँ पर और भी वॉरियर्स आए हैं। तीन मशहूर जंगें हैं सिखों के साथ। अच्छा, सुल्तान मुज़फ़्फ़र खान की? जी। किन मुकामों के ऊपर? मुख्तलिफ मुकाम पे बॉर्डर। अच्छा, बताइएगा उनकी तफसील जरा। वो दो में तो हमने रिटर्न कर लिया। अच्छा। तीसरी शिकस्त के बाद फिर यहाँ से बैठकर इनकी जो औलाद थी उनको ढूंढा, ये क्या नाम है, थूरी, इससे पार जाकर ये गिलाड़ी वाली गली से वहाँ जाकर क़याम किया। अच्छा जी, जो औलाद। तो कितने साल तक इनका रूल रहा अपनी स्टेट के ऊपर? ये 98 साल। 98 साल तक। जी सर। अच्छा, बुखारी साहब आप ज़रा बताइएगा इस रूल्स के बारे में, और ख़ास करके क्योंकि देखा गया है कि यहाँ पर सदात फैमिली भी काफ़ी है, वो कब आई, और ख़ास करके जो यहाँ का रूल रहा है उस वक्त सुल्तान मुज़फ़्फ़र खान साहब का, वो कैसा था? देखें, बुनियादी तौर पे मुज़फ़्फ़राबाद की जो तारीख़ है, इसमें सुल्तान मुज़फ़्फ़र खान जो है वो एक अज़ीम रहनुमा और एक अज़ीम लीडर के तौर पे और एक बड़ी फलाही रहनुमा के तौर पर जो है वो मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर की जो मुख्तलिफ़ शहरों की तारीख़ है, इसमें इनका अहम किरदार है। यहाँ जब इस्लाम की तबलीग की बात आई तो उनने सादात को अपने पास रखा। इसी तरह से मुख्तलिफ़ जो पेशे के लोग थे उनको साथ लाया और एक शहर नया आबाद किया। सादात मसलन कैसे आए और कैसे इनसे मिले? रवायत बहुत ज़्यादा मारूफ है कि मुज़फ़्फ़राबाद में जो
जो हुक्मरान थे, जब सादात यहाँ इनका आना हुआ तो लाल किला जिसको अभी हमने देखा भी है, तो लाल किले से जो है कश्तियों के ज़रिए दरियाओं को अबूर किया जाता था। तो यहाँ से जो है कश्तियाँ खींच ली गई थी और जब पैगाम भेजा गया कि ये जो पीर हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये किसी अमन को मुतासिर करने के लिए नहीं आए हैं, तो उस लिए जो है इन्हें आने दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई पीर फ़कीर होगा, कोई साहिब करामत होगा तो खुद आ जाएगा, अभी जो है ना हम रिस्क नहीं ले सकते। तो वो फिर कश्तियाँ खींच ली गई। लेकिन ये रवायत है, हमने अपने बुज़ुर्गों से सीना बसीना ये रवायत सुनी है कि जो यहाँ पर नीला दंदी जिसको कहा जाता है, यहाँ एक पूरी पहाड़ी है जो पूरी गिर गई और सिर्फ उनके हुक्म पे कि तुम कैसे देख रही हो, अगर ये मुझे रास्ता नहीं देते, और वो सारी गिरी और दरिया जो है वो बंद हुआ और उनका पूरा लश्कर इसको अबूर करके मुजफ्फराबाद में दाखिल हुआ। और यूँ फिर यहाँ के जो हुक्मरान थे, यहाँ के जो वाली थे, उनकी जानिब से बहुत ताज़ीम की गई सादात उज़ाम की, हमारे बुज़ुर्गों की। और यही वजह है कि उसके बाद से अभी तक बहुत करीबी मोहब्बतें, प्यार और कुर्बतों का रिश्ता है। लेकिन ये बात भी अहम है कि जो सुल्तान मुज़फ़्फ़र ख़ान हैं, इनके भांजे हैं हाजी सफदर इमाम बादशाह, जिनको यानी सादात को अपनी जो बहन है उनका रिश्ता सुल्तान मुज़फ़्फ़र ख़ान ने दिया था। आप हमारे साथ रहें, मैं हूँ मुज़फ़्फ़राबाद में और एक्सप्लोर कर रहे हूँ इस तारीख़ी शहर को। मुज़फ़्फ़राबाद शहर को इसके पुरसकून माहौल और मिलनसार लोगों की वजह से बाद के हालात में औलियाए अल्लाह इस सरजमीन पर गर करते रहे हैं। इनमें से एक हज़रत साईं सखी सहेली सरकार भी हैं। इनकी मरकत की ख़ास बात यह है कि यहाँ हर साल अक़ीदतमंदों, ज़ायरीन और सियाहों की आमद का सिलसिला जारी रहता है। इस वक्त मैं मुज़फ़्फ़राबाद शहर में हूँ और इन शहर के वस्त में हज़रत सखी साईं सहेली सरकार का मज़ार है। ये भी दीन के गर्ज से थ्रू आउट पंजाब से सफ़र करते हुए यहाँ पर आए हैं और अब पूरे पाकिस्तान में इनके अक़ीदतमंद मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ मकामी सहाफ़ी, उनसे भी बात करेंगे और इनके एक अक़ीदतमंद हैं, वो कलाम भी सुनाएंगे और इनकी करामात के ऊपर भी बात होगी। जैसे कि थ्रू आउट में अपने प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में बताता हूँ कि ये जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हों या आज़ाद कश्मीर के हों, यहाँ औलियाए इकराम की मेहनत से इस्लाम फैला है। और मुज़फ़्फ़राबाद और इसके गिरद नवाब में भी, क्योंकि यहाँ पर हिंदू और सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी उस वक्त भी, तो इनकी हाथ पर भी बेशुमार लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। तो इसी को हम बेस बनाएंगे और ज़रा इनकी लाइफ के ऊपर और इनकी पूरी जो स्ट्रगल है इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तकीउल हसन साहब, यहाँ सीनियर सहाफ़ी हैं मुज़फ़्फ़राबाद में। इनसे हम बात करेंगे। जी तकी साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा थोड़ी सी इस मज़ार की हिस्ट्री और इस बुज़ुर्ग के बारे में, इसकी लाइफ के बारे में। आज़ाद कश्मीर के इन पहाड़ों की अगर बात करें तो इन पहाड़ों पर इस्लाम जो है उसकी तबलीग के हवाले से औलियाए कराम की बहुत बड़ी खिदमात हैं। इस्लाम जो है औलियाए कराम की निस्बती यहाँ पर फैला है और यही वजह है कि सैयद ज़ुल्फ़िकार शाह जो रूहानी बुज़ुर्ग हैं, जिन्हें हज़रत साईं सखी सहेली सरकार कहा जाता है, ये 1900 में इनकी वफ़ात है। 57 साल की उम्र में इनने वफ़ात पाई। तो इनने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो इस्लाम के लिए वक्फ़ किए रखी और ये दीन इस्लाम के लिए जो है वो तबलीग करते रहे और अपनी पूरी लाइफ इन्होंने दीन के लिए वक्फ किया। इन्हें शादी भी नहीं की इन्होंने। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इनकी जो निस्बत है, इनकी औलादें जो है वो हमें नहीं मिलती हैं। 1900 में इनका इंतकाल है। अच्छा, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं अक़ीदतमंद, इनके चाहने वाले किन किन शहरों से आते हैं और कब उर्स का इनकाद किया जाता है? मुल्क के मुख्तलिफ जो सूबे हैं, पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है, यहाँ से भी एक बड़ी तादाद मुरीदों की यहाँ ज़ियारत के लिए आती है और अपनी जो हाजात हैं उनके लिए खुसूसी दुआएं करते हैं।
फिर गैर मुल्की जो सयाह हैं वो जब मुज़फ़्फ़राबाद आते हैं, बिलखुसूस इसके लिए यहाँ पर आते हैं कि जो हज़रत साईं सखी सैली सरकार का जो रोज़ा है इसकी ज़ियारत करनी है, और वो भी जो है यहाँ आकर अपनी जो अकीदत है उसका इजहार करते हैं। आप क्या कहेंगे, तारुफ कराइएगा अपना। मेरा नाम मोहम्मद सदीक है और मेरा जो बेसिकली तल्लुक़ है वो मकबूज़ा कश्मीर से। मकबूज़ा कश्मीर से हिज्रत करके हम यहाँ पे आबाद हुए हैं। तो इस दरबार के हवाले से बात कर रहे थे तो मुझे यहाँ पे 22-25 साल हो गए हैं। 22-25 साल जब से होश संभाला है तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई वज़ीर-ए-आज़म बनता है, कोई सदर बनता है, कोई मिनिस्टर बनता है, कोई एमएलए कुछ भी बनता है तो वो यहाँ पे ज़रूर आता है, वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे चादर चढ़ाता है। आप ज़रा बताइएगा, अपना तारुफ कराइएगा। मेरा नाम सराजुद्दीन है, मैं भी मकबूजा जम्मू कश्मीर से यहाँ आया हूँ। पिछले 27 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। इनकी करामात क्या क्या मशहूर है इन बुजुर्ग की? इनका करामात हमने जो सुनी है वो ये कहते हैं कि ये अक्सर इस गड़ी पान चौक में बैठे रहते थे। ये इनका लिबास नहीं होता था, ये बिल्कुल इसी तरह थे। कोई थोड़ा सा ये जो तन था इनका इसको लपेटा हुआ, बाकी इसी तरह होते थे। ना इनके सर के बाल थे, ना इनकी दाढ़ी थी, तो ये बैठे रहते थे। ये जगह इनकी बिल्कुल खाली सी नज़र आती थी। ये खाने पीने का सुना था कि ये कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत के मिल गया कब खा ले, या दरिया के इर्द गिर्द घूमते फिरते रहते थे, चलते फिरते रहते थे। कोई कहता था नमाज नहीं पढ़ते, वो नमाज वहाँ ही पढ़ते, वो नमाज़ों के लिए वहाँ ही अपना टाइम देते। तो किसी शख्स ने कहा जी मुझे, इन्होंने कहा कि मुझे माचिस चाहिए, तो उसने कहा माचिस नहीं है। उस दौर में कहा माचिसें थी, 1800 कुछ की बात है, ये तशरीफ़ ले आए थे। तो उसने कहा माचिस नहीं है, तो उन्होंने कहा जा तेरे घर को आग लगे। तो देखते हैं उनके घर को आग लगी हुई है। उसने कहा इन्होंने बदवाएँ दी, ये कोई औलिया हैं। तो ये इनकी एक करामात हमने सुनी है। हिंदुस्तान ने जब चढ़ाई की है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है, तो उन्होंने अपने जहाज़ अपने वहाँ से बहुत सारे साजो सामान के साथ आए वो हमला करने। वो जो पुल है पुराना, उसके ऊपर वो चीज़ें गिरा रहे थे कि हम इसको तोड़ दें, हम इसको कटअप कर देंगे, बाकी तो पुल है नहीं थे। तो वो जो जहाज़ में पायलट था वो गिरा रहा था बम, वो कह रहा बम वहाँ पर बाबा पकड़ के दरिया में फेंक रहा है, कोई बाबा है। तो ये सुना है। आपने भी तकी साहब कोर्ट कहीं पढ़ा है? ये यही हमें बुज़ुर्गों ने बताया है कि एक इंडियन पायलट था जिसका ये कहना था कि मैंने जब बहुत कोशिश की, चूँकि ये एक दिफाई लाइन थी, यहाँ से जो है वो पूरी सामान रसद जो है वो आगे जा रहा था, तो वो इस लाइन को तोड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश थी लेकिन वो पूरी ना हुई। और जब उनसे पूछा गया तो उनने ये बताया कि कोई शख्सियत थी जो उनके जो हथियार, जो गोला बारूद था, उसको जो है वो डाइवर्ट करके वो दरिया में और पानी में या पुल के इसको महफूज रखे रही। तो इस तरह की सी रवायात हमारे पास जो है इनके हवाले से यकीनन मौजूद है। मुज़फ़्फ़राबाद मुग़ल दौरे हुकूमत में दिफाई सरगर्मियों का एक अहम मरकज़ था। इसी मुनासबत से मुज़फ़्फ़राबाद शहर में मगरब से जहारियत को रोकने के लिए दरिया नीलम के किनारे 15वीं सदी में मुग़ल दौरे हुकूमत में एक किला तामीर करवाया। इस किले की मजबूती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शदीद ज़लज़ले और सैलाब भी इस किले को मुतासर नहीं कर सके। मुज़फ़्फ़राबाद के लाल किले, जिसे रत्ता किला भी पुकारा जाता है, को आज़ाद कश्मीर की जानब से असल हालत में बहाल करने के लिए तामीराती मंसूबे जारी हैं। नाम बताइएगा अपना। साकिब है जी। अच्छा साकिब साहब बताइएगा कि रेड फोर्ट ने क्या क्या निशेब अफराज देखे हैं हिस्ट्री में? ऑलमोस्ट 500-550 साल पुराना ये किला बना हुआ है और ये चक डेंसिटी ने इसको स्टार्ट किया था फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। उसके बाद यहाँ पे मुग़ल एरा भी आया और उसके बाद सिख एरा भी आया और इसके अलावा अब्दाली ने भी यहाँ पे
तकरीबन 1.5 साल पड़ाव किया। जब पानीपत की लड़ाई हुई थी तो उस दौरान भी यहाँ वो पड़ाव करके गया। तो ये तकरीबन 4 एरा यहाँ पे गुजरे हैं और एंड पे ये डोगरा के पास रहा और डोगरा के बाद उसके बाद आज़ाद कश्मीर टूरिज़्म के पास जो ना ये किला आ गया, हैंड ओवर हो गया। उसके बाद उसी की लुक आफ्टर वगैरह सारा यही कर रहे हैं। अच्छा, अहमद अब्दाली साहब भी यहाँ पर आए? जी, अब्दाली भी यहाँ पे रहे। ये कौन से दौर में हुआ? ये तकरीबन सर तो 300 साल पहले के तकरीबन वो यहाँ पे रह के गए थे। अच्छा, जो डोगरा का था उसका राज कितना लंबा था? मतलब कहाँ यहाँ बैठ के कहाँ कहाँ कौन कौन से इलाकों को उसने फतह किया? सर वो तकरीबन यहाँ से आपका आगे का ऑलमोस्ट नीलम वैली था सारा, और इधर से आप ऊपर पिच नासी वाले साइड रोड आप देख लें, उस साइड पे सारा। तो ये सारा एरिया जो ना उसने उसके मतलब पूरा का पूरा कश्मीर ही उसके पास था। वो किंग ऑफ द जो ना ये स्टेट था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म की सेक्रेटरी मिदत शहजाद साहिबा। उनसे हम पूछेंगे कि ओवरऑल क्या कुछ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म करने जा रहा है, क्योंकि जब हम टूरिस्ट की बात करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हों या फॉरेन टूरिस्ट हों, पूरे पाकिस्तान से टूरिस्ट का रुख कश्मीर की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। और आर्कियोलॉजी की ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइट है, जैसे कि हौर जन्नत नज़ीर वादियाँ खूबसूरत हैं। ये मुजफ्फराबाद शहर में जो फोर्ट है ये भी बहुत ही अपनी एक अहमियत रखता है, तो इसके बारे में इनसे बात करेंगे। हमारे पास ना सिर्फ ये फोर्ट बल्कि 18-20 और फोर्ट्स हैं जो पूरे आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि आपको पता ही है कि कश्मीर तहजीबों का एक गढ़ हुआ करता था। तो ये सारे फोर्ट्स एंटीक्विटी एक्ट के तहत टूरिज़्म डिपार्टमेंट के पास हैं और इनकी रेनोवेशन पे हमारे काम स्टार्ट हुए हैं। जो पहला काम हमने इसी रेड फोर्ट से स्टार्ट किया है, क्योंकि ये ना सिर्फ बहुत तारीख़ी अहमियत का हामिल है बल्कि यहाँ कैपिटल में है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बन सकता है। अच्छा, क्या कुछ चेंजिंग लाएंगी, मतलब ज़रा बताइएगा क्या कुछ आपने प्लान किया हुआ है और कौन से आपने कंसल्टेंट कंपनी की खिदमात ली हुई हैं, ताकि जैसे हम खूबसूरत फोर्ट देखते हैं जैसे लाहौर का फोर्ट हो गया या जिलम में हो गया या पेशावर के किला बड़ा सार हो गया, किस तर्ज के ऊपर इसकी तामीर होगी और क्या जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है उसी को ही बहाल किया जाएगा? जी बिल्कुल, हमारा तो यही मकसद है कि पुराने जो ओरिजिनल इसकी चीज़ है उसी के तरीके से इसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म ना करें। और वैसे होना भी यही चाहिए, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को जब भी प्रिजर्व करें तो ओरिजिनल फॉर्म में ही करना चाहिए। प्लस ये कि कुछ हम इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करेंगे कि जैसे इसकी इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ये एक बेस्टियन है जिसकी छत हुआ करती थी कभी। तो हम आधी सी छत बना के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे इस छत को भी यूज़ किया जाता था। और उसके अलावा बहुत सारे बेस्टियंस की दीवारें टूटी हुई थी, उनको दोबारा से गोलाई में ऊपर लेके आए और ये हमने वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी के तावन से उनके कंसल्टेंट के साथ मिलके ये काम जारी रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो भी बरकरार है। और कब तक प्लान है कि इसको आप ओपन कर देंगे? इंशाल्लाह ये दिसंबर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद पब्लिक के लिए ओपन भी हो जाएगा। और टूरिस्ट के लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल होगी? एक्चुअली तो इसका एक सेकंड फेज़ है जिसमें हमने बहुत बड़ा कैफ़े और हैंडीक्राफ्ट बाज़ार इसके साथ डिज़ाइन किया हुआ है और वो कैफ़े इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। उसका बिल्कुल कश्मीरी आर्किटेक्चर पे हमने डिज़ाइन किया हुआ है और दरिया के किनारे पे उसके टेरेसेस होंगे, वहाँ बैठ के टूरिस्ट उसको भी इंजॉय करेगा और आपके बैकग्राउंड में बहुत बड़ा जैसे लोकल कश्मीर की होगी उन्हीं को यहाँ पर उन्हीं को बस हैंडीक्राफ्ट बाज़ार होगा एक। ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं मुख्तलिफ आपकी वादियों की तरफ निकल जाते हैं और सीनिक ब्यूटी से एंजॉय करते हैं, क्या मैसेज देंगे टूरिस्ट को कि कौन कौन से वो फोर्ट या आर्कियोलॉजी की साइट का विजिट कर सकते हैं जब वो मुजफ्फराबाद सिटी में दाखिल हों? तो यहाँ मुजफ्फराबाद में इस वक्त हमारे पास 4 मंदिर हैं। एक गुरुद्वारा है जो सिखों की छठी बादशाही कहलाता है और ये रेड फोर्ट तो आपके सामने ही है। इसके अलावा एक बारादरी है। तो विद इन सिटी की विसिनिटी में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जिनको टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं। अर्थक्वेक मेमोरियल ब्रिज के ऊपर इस वक्त हम हैं और दिखा रहे हैं आपको आज़ाद कश्मीर के दारुल खिलाफा जो है मुजफ्फराबाद, उसका नाइट व्यू। और नाइट व्यू में भी ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ख़ास करके पहाड़ों की तरफ जो लाइटें का मंजर है वो भी बहुत खूबसूरत है और ब्रिज के ऊपर भी जो लाइटिंग हुई हुई है वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और ज़रा चलते हैं देखते हैं कि रात के टाइम यहाँ मुजफ्फराबाद के बाज़ार की रौनकें क्या होती हैं और कौन कौन से यहाँ कश्मीर के जो रवायती पकवान हैं वो पकाए जाते हैं। आप हमारे साथ रहें, ज़रा चलते हैं बाज़ारों की तरफ।
सफराबाद चौक में हैं और इस वक्त रात है तकरीबन, और आप रौनकें भी देख रहे हैं। और ये एक होटल है जिसका नाम है पाकिस्तान होटल, और पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार यहाँ कश्मीर में ये है कि इस होटल का नाम पाकिस्तान होटल रखा गया है और कदीम तरीन होटलों में से ये है। और इस रेस्टोरेंट पर यहाँ के जो रवायती पकवान हैं वो भी पकाए जाते हैं। जब हम रवायती पकवानों और खानों की बात करते हैं तो कश्मीर की जो बकर खानी है वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर है यहाँ पर। नाम बताइएगा अपना? शेर ज़मान अवान। अच्छा, शेर ज़मान अवान साहब, ज़रा बताइएगा बकर खानी के बारे में। ये बकर खानी हमारी एक किस्म की स्पेशल जो है वो डिश आप कह सकते हैं इसको। ये एक तो नाश्ते के वक्त ज़्यादा इस्तेमाल था, नाश्ते में अक्सर लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। बच्चे शौक से खाते हैं। फिर अच्छा। जो भी शादी ब्याह या जो भी आम किस्म की जो तकरीबात होती हैं, खुसूसी किस्म की जो तकरीबात होती है, उनमें इसको एक स्पेशल तौर पे, स्पेशल डिश के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे लोग जो इधर दूसरे शहरों में मुकीम हैं, खुसूसन बैरून मुल्क भी जो हैं, वहाँ भी हम इनको तोहफे के तौर पे जो है वो बनवा कर यहाँ से स्पेशली बनवा कर अच्छा, सौगात के तौर पर साथ भी लेके जाते हैं। सौगात के तौर पे साथ भी लेके जाते हैं। अच्छा, ये तैयार क्या होती है? इसमें क्या क्या मसलन इसमें मैदा होता है। अच्छा। और इसमें घी होता है, अंडा होता है। ये चीज़ें जो है ये इसमें इस्तेमाल होती है और अच्छी खासी लजीज होती है, बहुत लजीज होती है। और जो टूरिस्ट आते हैं वो भी इसका टेस्ट चेक करते हैं यहाँ पर? आम जो टूरिस्ट आते हैं, हर आने वाला टूरिस्ट जो है वो यहाँ का जो है हमारा बाकर खानी और कुलचा, ये हमारी एक स्पेशल किस्म की इंडस्ट्री है आज़ाद कश्मीर की। बाकर खानी और कुलचा। बाकर खानी और कुलचा। रवायती पकवानों की जब हम बात करते हैं, जिस भी इलाके, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में या जिस भी शहर में जाते हैं, हम आपको बताते हैं कि वहाँ का जो रवायती खाना और जो सदियों पुराना चला आता है उसको क्या बोलते हैं और किस तरीके से वो तैयार किया जाता है। तो कश्मीर में, तो कश्मीर के भी अपने रवायती खाने हैं जिनकी वजह से कश्मीर का पकवान टूरिस्ट में भी और पाकिस्तान के डोमेस्टिक टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट में भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसमें एक वाजवान है। वाजवान तैयार कैसे किया जाता है और उसमें कौन कौन सी उसकी रेसिपीज़ हैं, कौन कौन से वो खाने शामिल हैं, उनको किस नामों से करा जाता है, उसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ यहाँ के कुक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, नाम बताइएगा अपना? मोहम्मद सिद्दीक सर। अच्छा, मोहम्मद सिद्दीक साहब, बताइएगा ये वाजवान के बारे में। ये हमारे बहुत मशहूर तरीन गोश्ताबा है। अच्छा, गोश्ताबा बोलते हैं इसको? जी, गोश्ताबा। अच्छा, गोश्ताबा जी। इसमें क्या क्या डाला हुआ है? ये दही और ये गोश्ताबा गोश्त का बनता है, मोटे गोश्त का। अच्छा। तो इसमें दही और आयल, बाकी 2-3 मसाले और पड़ते हैं बस। 2-3 मसाले। और गोश्त कौन सा यूज होता है? मोटा मटन। मोटा मटन। और वाजवान में और कौन कौन से खाने आते हैं? ये कोफ्ता है। ये भी, इसको भी वाजवान बोलते हैं आप? और ये दाल लोबिया हमारी होती है। अच्छा, ये दाल लोबिया। यानी कितने किस्म के खाने जिसके वाजवान में शामिल होते हैं? एक ये हो गया गोश्त, कोफ्ता, कोफ्ता, दाल लोबिया। दाल लोबिया जो कश्मीर की मशहूर दाल लोबिया है। ये जरा दिखाइएगा जरा। ये मसलन बारीक वाला लोबिया है, रेड लोबिया। ये भी वाजवान का हिस्सा है। और सबसे ज्यादा कदीमी और मशहूर कौन सा है इसमें से? ज्यादा ये गोश्ताबा। गोश्ताबा ज्यादा मशहूर है। और गोश्ताबा तैयार कैसे किया जाता है, जरा रेसिपी बताइएगा। ये गोश्त कूट के बनाया जाता है। गोश्त अच्छा, कूट के बनाया जाता है। कूट के बनाया जाता है। और कितनी देर में ये तैयार होता है? ये तो 10 किलो में पूरा दिन लग जाता है। 10 किलो तैयार करने में पूरा दिन लग जाता है। और पकने में कितने टाइम लगता है? तकरीबन घंटा, 1 घंटा लगता है। और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके पास? बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर। ज़ाहिर है कि हर इलाके की अपनी एक रस्म व रवाज और सकाफत होती है। और हमारे सामने भी अभी ये मौजूद है इनके रवायती खाने, जिसको वाजवान बेसिकली कश्मीरी लैंग्वेज का लफ्ज़ है, यानी मीट बॉल इसको आप कह सकते हैं। इसमें टोटल कितनी डिशेज शामिल हैं, ये भी हमारे लिए एक है कि टोटल कितनी है? जी तामी साहब, जो वाजवान है बुनियादी तौर पे ये कश्मीरी लफ्ज़ है। कश्मीरी लफ्ज़ है। और जितना कश्मीर अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से मशहूर है, उतना ही मशहूर अपने खानों की वजह से है। और ये जो वाजवान है, इसमें एक बड़ी वसी पैमाने पर बहुत सी डिशेस मौजूद हैं। 250 से ज़्यादा डिशेस जो हैं वो इस वाजवान का हिस्सा हैं। 60 से ज़्यादा जो चटनियाँ हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों से बनती हैं वो इसका हिस्सा हैं। और यहाँ पे आम तौर पे हम गोश्ताबे का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो रिश्ता है इसका इस्तेमाल करते हैं। तबक और गोश्ताबा इसको कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे ज्यादा यानी डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाला है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये रूटीन में यहाँ पे और इसका जायका खाने के टेस्ट साथ करते हैं खाते हैं, इसी तरह से रोटी के साथ खाते हैं।
वाह जी माशाल्लाह। घी का तड़का मसाला जात कम इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन दही मुझे लग रहा है कि देसी दही इस्तेमाल हुआ है, बाज़ारी दही नहीं है ये, तो उसकी वजह से इसका जायका अच्छा खासा है। और इसमें यूज़ भी हुआ है, मीट यूज़ हुआ है, यानी बकरे का गोश्त। ज़बरदस्त किस्म का जायका है। और ये जो आपके सामने पड़ा हुआ है जी बकरखानी, और इसका साइज़ ज़रा देखिएगा, ये ज़्यादातर नाश्ते में लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर मुज़फ़्फ़राबाद में, क्योंकि अब रात का खाना हमारे सामने आया है। ये लोबिया यानी बारीक लेड लोबिया, आई थिंक ये भी इन्हीं खेतों में पैदा होता है। ये कश्मीर वादी में नीलम के जो बालाई इलाके हैं, यहाँ पर खुसूसी तौर पर इसकी पैदावार होती है और बड़ा जायकेदार। वादी नीलम के बलाई इलाकों में पैदा होने वाला लोबिया इस डिश में चार चांद लगाते हैं। शहर में वाक़े ख्वाजा बाज़ार कुल्चों वाली गली के नाम से मरूफ है, और यहाँ सदियों से नमकीन और मीठे कश्मीरी कुल्चे और बकरखानियाँ तैयार की जाती हैं, जो न सिर्फ कश्मीरियों की ख़ास पसंद हैं, बल्कि इसे बतौर सौगात पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में भी भेजा जाता है। जी, इस वक्त हम ख्वाजा बाज़ार की कुल्चा गली में हैं, और ये भी मुज़फ़्फ़राबाद का बड़ा कदीमी बाज़ार है, जहाँ पर कश्मीरी कुल्चा तैयार किया जा रहा है, और उसका हम तरीका बता रहे हैं। ये भी सौगात के तौर पर बहुत दूर दूर जो कश्मीरी बहन भाई हैं वो लेके जाते हैं, और टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ अब बात कर जी, नाम बताइएगा। मोहम्मद खुर्शीद खान। अच्छा खुर्शीद साहब, बताइए कितनी पुरानी ये शॉप है आपकी? ये मेरे पास हो गई है इसको तकरीबन 20-25 साल। अच्छा, और ये जो कुल्चा है इसका कल्चर क्या है, मतलब कितना पुराना है कश्मीर का? ये बहुत पुराना, हमारे बाप दादा से ये चल रहा है ये कुल्चा। अच्छा, कश्मीरी एक स्वाद है हमारी। अच्छा ठीक, पूरी दुनिया में मशहूर है। अच्छा, कुल्चा यानी कि हमारा कश्मीर का, इस हवाले से यानी कि ये मशहूरी बहुत है कुल्चे की यहाँ पे। अच्छा, इसमें क्या क्या इसकी रेसिपी क्या है, जरा बताइए। इसमें घी डलता है, अच्छा, मैदा होता है, नमक होता है, सोडा होता है, मीठा सोडा जो होता है, मीठा सोडा, बस ये चीजें। अंडे डालते हैं। अच्छा, अंडे भी डालते हैं? अंडे भी डालते हैं। और इसका प्रोसेस क्या, कैसे तैयार होता है? मसलन ये छोटे छोटे आप तैयार करके? ये तैयार करके इसको अंडा लगेगा, फिर अच्छा, फिर इसके ऊपर खशकाश डालते हैं। ठीक है। उसके बाद तंदूर साफ करके तंदूर के साथ लगाना पड़ता, 6-6 घर का, 4-4 घर का। जैसे रोटी लगाई जाती है ऐसे ही रोटी तो उस पे कपड़े पे लगानी पड़ती है, गद्दी पे लगानी पड़ती है। ठीक है। और ये कैसे? ये सिर्फ हाथ पे लगाने पड़ते हैं। अच्छा, हाथ में 6 टिक्कियां रखी और यूं साथ लगा लेन और लेन। तो हाथ जलता नहीं अंदर लेके जैसे ये इधर लगे हुए हैं ना, ऐसे ही अंदर लगाने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, ये इसके ऊपर, जिसके ऊपर आप रख रहे हैं, ये दिखाइएगा जरा। अच्छा, इस पर लगाते हैं, इसको यूं करके लगाते हैं? ये हाथ से उठाते हैं ना। अच्छा, यूं करके, ऐसे करके। अच्छा, यूं इसके साथ लगा देते हैं। ठीक हो गया। तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे लगते हैं इसकी तैयारी में। और ये कहाँ कहाँ जाता है फिर? मसलन ये नमकीन है, मीठा भी बनाया जाता है? मीठा भी बनाया जाता है, वो ट्रे में बनता है मीठा, ये आज के साथ बनता है। अच्छा ठीक है। ये बाहर मुल्कों में जाता है। खराब नहीं होता? नहीं, खराब नहीं होता। अच्छा, बस ज्यादातर इसको चाय, टी ब्रेक वगैरह में यूज होता है। चाय के साथ खाया जाता है? चाय के साथ खाया जाता है, कावे के साथ खाया जाता है। अच्छा, इस चीज़ में पहले ज़माने में शादियों ब्याहों में भी लेके जाते थे, अब तो वो सिस्टम नहीं, अब स्वाद के तौर पे ये यूज़ हो रहा है। अच्छा, सौगात के तौर पर हो रहा है। जी, ये था यहाँ का कदीमी। जब हम रवायात, कल्चर की और फूड की बात करते हैं तो उसमें जो कुल्चा है ये भी एक, ज़्यादातर कह रहे हैं जैसे कि इन्होंने कहा है कि ये भी एक सदियों पुरानी कश्मीर की सकाफत का हिस्सा है, और बहुत पुरानी शॉप है। इस बाज़ार का नाम भी कुल्चा गली रखा गया है। बेशुमार इन किस्म के जो कुल्चों की हैं शॉप यहाँ पर मौजूद हैं इस कुल्चा गली में, और टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं, सौगात के तौर पर अपने साथ लेके जाते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद शहर में बैनुल-अक़वामी मसला कश्मीर का एक अहम हिस्सा है, इसीलिए इसे कश्मीरी पनाहों और अनवा व अक़साम की अशिया के लिए भी ख़ास शोहरत हासिल है। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के दोनों अतराफ बदियों के बाइस आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के वासियों को आपस में मिलने में रुकावटें ज़रूर हाइल हैं, मगर
मुजफ्फराबाद की मदीना मार्केट में मकबूजा कश्मीर की मशहूर पश्मीना शालों और पेपर माशी के फन से मुज़य्यन अशिया न सिर्फ दोनों अतराफ के लोगों की सकाफत की आईनादार हैं, बल्कि इनकी खरीदारी के लिए यहाँ हर वक्त रौनकें सी लगी रहती हैं। मकबूजा से ही तल्लक रखने वाले कुछ भाई यहाँ पर मौजूद हैं जो माइग्रेट करके यहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं। यहाँ उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है और बिज़नेस भी उन्होंने अपनी मकबूजा कश्मीर की एंटीक्स जो एक शाल है वही कारोबार यहाँ पर वो कर रहे हैं। उससे ज़रा बातचीत करते हैं। जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। अच्छा मोहम्मद शफीक, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आप कब हिजरत करके यहाँ पर आए आज़ाद कश्मीर में? आपके अबावजाद? हमारे अबावजाद 76 से में आए हुए हैं और उसके बाद जो है हमारी जय पैदाइश वगैरह यहीं की है। दादा परदादा हमारे जो है वो मकबूजा कश्मीर के। मकबूजा कश्मीर के कौन से शहर से आए हैं? हमारे मकबूजा कश्मीर में ज़िला कुपवाड़ा से। और इस शाल को बोलते क्या है? ये पश्मीना है। पश्मीना? पश्मीना है, ठीक है। इससे एक मखसूस नाम पश्मीना, ये आप जहाँ मर्जी चले जाए दुनिया में वहाँ आपको पश्मीना के नाम से ये शाल के नाम से मिलेगी। और जम्मू की ये पहचान? ये जम्मू की पहचान है। अच्छा, और इसके अलावा ये इसमें इसे बोलते हैं हम जाल। अच्छा, ये कमो पेश में 1 मंथ का पीस है। 1 मंथ में तैयार होता है ये वाला पीस। अच्छा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत है। और ये भी हैंडमेड? ये टोटल हैंडमेड है। ये टांका आप देख सकते हैं, ये जो टांका आप देख सकते हैं ये सारा सुई का है। मशीनी हैंडमेड को कुछ भी नहीं है, ये सारा हैंडमेड है सारा। ये भी पश्मीना है। अच्छा, ये और इसके बाद हमारा एक काम और होता है, इसे बोलते हैं आर का काम। आर का? आर का मोटी सुई का काम होता है। ये बारीक सुई से होता है, ये मोटी सुई से होता है। ये भी हैंडमेड है टोटली। अच्छा, ये सारा हैंडमेड है। इसमें कम से कम 1.5 महीने 2 महीने इसमें बनावट पे लग जाते हैं हमें। एक पीस पे। और इसकी कास्ट फिर उस वजह से हमें ज्यादा पड़ती है हमें। अच्छा, सबसे कॉस्टली कौन सी आपके पास? सबसे कम इसकी जो कास्ट है वो 2500 से स्टार्ट होती है। ये कम से कम 5 लाख तक जाती है। ये कितने का है? ये जो पीस है ये आपको 45,000 रुपए में मिलता है। 45,000 जी। और 5 लाख तक जाती है? 5 लाख तक जाती है। सबसे कोई कीमती पड़ा हुआ पीस जो आप कह रहे हैं 2.5-3 लाख वाला, वो कौन सा है? मैं आपको दिखा वो भी जम्मू? उसे शातूश बोलते हैं। शातूश? जी, वो मैं आपको जम्मू का? जम्मू का है ये, जम्मू का है। अच्छा, ये जितना नाजुक है इतना ही महंगा है। इसकी सबसे बड़ी बात ये कि पश्मीना की ये क्वालिटी है कि जितना नाजुक पीस होगा इतना महंगा है। अच्छा, जितना थिक पीस होगा इतना सस्ता है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा कास्ट में? सबसे ज्यादा कास्ट में हमारे पास सिस्टम जो पड़ी हुई है 3.25 लाख रुपए की। जी, आपका भी जब भी मुजफ्फराबाद की तरफ चक्कर लगे, और खास करके ये जो मदीना मार्केट है, ये कदीमी बाजार है, और यहाँ पर आके जम्मू कश्मीर की जो शाल है यानी चादर, लेडीज भी और मेल भी आपको मिल सकती हैं। यहाँ से आके आप परचेज कर सकते हैं। और ये जैसे कि इन्होंने कहा कि तकरीबन जितनी भी इन्होंने शाल दिखाई है सारी हैंडमेड है। बाजार के करीब श्रीनगर में मज़ामत की अलामत लाल चौक की याद भी तहरीक आज़ादी कश्मीर से यकजहती के इज़हार के लिए बिल्कुल वैसे ही एक लाल चौक बनाया गया है, जो दरअसल मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोगों की जदोजहद की हमायत के इज़हार के लिए एक यादगार है। ये लाल चौक इस बात का इज़हार है कि लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के इस पार आज़ाद कश्मीर और उस पार मकबूजा कश्मीर में बसने वाले दोनों अतराफ के कश्मीरी एक कल्ब और 2 जाने। जी, इस वक्त भी मैं यहाँ मदीना मार्केट में हूँ, मुजफ्फराबाद में। ये कदीमी बाज़ार है और यहाँ पर हमने देखा है कि जो मकबूजा कश्मीर है उसकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ये मैंने कश्मीरी फ़िरन पहना हुआ है और कैप भी, ये भी मकबूजा की है। और मकबूजा में ये लिबास आम है, तकरीबन हर कोई वहाँ पर मेल भी पहन रहा है और इसी किस्म का फ़ीमेल के लिए भी है। यहाँ पर भी एक एंटीक्स के डिस्प्ले सेंटर के ऊपर हैं जो मकबूजा कश्मीर से चीज़ें तैयार होके यहाँ पर पहुँची हुई हैं।
नाम बताइएगा अपना? मेरा नाम नज़ाकत अमान है ना। अच्छा, नज़ाकत अमान साहब बताइएगा, ये जो मैंने पहना हुआ है कश्मीरी फेरन इसको जी कहते जी, हैं? इसको जो है ना कश्मीरी फेरन कहते हैं, अपनी हमारी मकामी ज़बान में इसे जुब्बा भी कहते हैं ना। जुब्बा, तो ये ठीक है। मर्दाना होता है, तो इसमें डिफरेंट कलर होते हैं, डिफरेंट जो है ना ये वहाँ के लोग पहनते हैं ना, सर्दी ज़्यादा होती है ना, ज़्यादा होती है, बिल्कुल। तो उस हिसाब से वो नीचे एक कांगड़ी होती है हमारी मखसूस जो है ना, उसमें कोयला पड़ता है, तो वो उसके नीचे रख देते हैं, वो हीट अप के लिए जो है ना हर बंदा या वहाँ वो फेरन पहनता है ना ये। अच्छा, इसके नीचे कांगड़ी भी रखी कांगड़ी जाती भी है, रखते हैं, वो भी इसीलिए है आपके पास? कांगड़ी तो अभी क्योंकि बॉर्डर बंद है ना, आ नहीं रहा सामान ना, हो इसीलिए गया। खुला डोला होता है ना, वो अंदर रख लेते हैं वो। अच्छा, वो जी, कोयला जी। अंदर होता है उनके? जी जी, वो उसके अंदर ना कोयला होता है, ठीक है। वो कांगड़ी ऐसे पकड़ लेते हैं अंदर करके ना वो। हाँ, तो कोयला मसलन गरम, वो उसके ऊपर ना वो बनाई ऐसी होती है ना, उसके है। अंदर कप होता है, उसमें कोयला डालते हैं तो वो अंदर हीट देती रहती है वो हीट ना, देती रहती जी, है। अच्छा, और उसके ऊपर से ये पहनते हैं? ऊपर पहन लेते हैं ये। ठीक है। वो ये ऐसा नहीं लगता कि वो जब पहना होगा वो लोगों को ऐसा नहीं, वो खुद कुछ बम ब्लास्ट आ रहा है? नहीं 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 नहीं, उनका कल्चर है नहीं ऐसा है जी, ऐसे ही वो सब लोग ऐसे पहनते हैं। अच्छा, सब लोग ऐसे ही जी, सब पहनते हैं, चाहे वो पहनते हैं, मुस्लिम है, वहाँ के हिंदू हैं, जो भी हैं, जी सारे जी, पहनते हैं। कश्मीर में जितने भी हैं हिंदू ना, भी वो- पहनते हैं ये? जी जी, वहाँ जो रहते हैं वो पहनते होंगे, पहनते जो है होंगे, ना, बिल्कुल। क्योंकि आप कल्चर भी है माइग्रेट करके वहाँ से ही हैं, जम्मू जी जी, से? हम भी जम्मू से आए हैं, लेकिन हमारे वालिद साहब आए थे, हम तो इधर ही जो है ना। अच्छा, वालिद साहब आए, इसीलिए आपने जम्मू की ही यहाँ प्रोडक्ट रखी जी हुई जी है। ऐसे ही। अच्छा, लेडीज में भी ये होता है? लेडीज में भी हमारे पास काफी वैरायटी पड़ी हुई है, वो कढ़ाई वाला होता है वो उनका ना, कढ़ाई वाला, मर्दाना वो सिंपल लेडीज होता है, पहनती हैं? ठंड में पहना ठंड में जाता पहन है, जाओ। जी, जी। गर्मी में कौन सा इसकी जगह फिर यूज? गर्मियों में देखें, गर्मियों में क्योंकि कश्मीर में मौसम आपको पता है ज्यादातर ठंडा ही रहता है ना, और यही पहनते हैं। ऐसे ही अच्छा, ये पहनते हैं। कौन किसका तैयार किया हुआ है? ये वूल होती है ना, वूल वूल, होती है, हाँ, ठीक, वूल ठीक, होता है, ठीक, उससे ठीक। बनता है ये ना। अच्छा, ये भी वूल है, कश्मीरी वूल से बना जी हुआ है? जी हाँ, ये बड़ा गर्म कपड़ा होता है, गरम, बिल्कुल जी, गरम। जी। और कितनी प्राइस का होता है ये तकरीबन देखें भाई अभी 4000 5000 डिफरेंट प्राइस में ना कपड़े तक और होता है, यहाँ के जितना अच्छा आजाद होगा ना। कश्मीर के लोग भी ये पहनते हैं या एंटीक के तौर अक्सर पर देखें रखा जो हुआ है? कश्मीर के जो बेसिकली पार कश्मीर के लोग हैं ना, जिनको इसके बारे में पता है वो पहनते हैं इसको। अच्छा, ठीक तो है। अक्सर लोग को नहीं पता ना इस अक्सर बारे में, लोगों को कई नहीं लोग पहनते हैं ये ना यहाँ पे। अच्छा, ये प्रोडक्ट के बारे में बताइएगा। ये देखें, ये मैं आपको यही बता रहा था, इसको कहते हैं पेपर माशी। अच्छा, ये पेपर? पेपर माशी कागज का बना होता है। अच्छा, कागज का बना हुआ है, तो ये ठीक है। टोटली हैंडमेड होता है ये ना, तो ये आता है श्रीनगर से, वहाँ तो इसका बड़ा काम हो रहा है, ये सारा कागज से बना होता है और ये बड़ा कॉस्टली होता है। इसमें टेबल बन रहे हैं, बड़ी चीजें बन रही हैं इसमें ना अभी, क्योंकि बॉर्डर बंद है हमारे पास सामान 3 साल हो गए, हाँ नहीं रहा ये थोड़ी सी अच्छा, चीजें ये मैं आपको पुराना बता स्टॉक है रहा हूँ। आपके पास? जी जी, पुराना स्टॉक है, क्योंकि 3 साल देखें बॉर्डर बंद है ना, बॉर्डर बंद है, कोठी से, तो अभी दुबई के थ्रू जो आ रहा है वो बहुत महंगा आ रहा है डॉलर के हिसाब से ना। अभी इसमें मैं आपको ये वाज दिखाता हूँ, ये देखें आप, उस वक्त ये वाज की कीमत थी 35,000 रुपये, टोटली हाथ का बना हुआ है। जी जी, अभी जो है ना ये मेरे ख्याल से 60 से ऊपर है ये जी, क्योंकि सारा हाथ से काम करते हैं, पहले कागज बनाते हैं, फिर ऊपर ये सारा हाथ से जो है ना इस पे काम करते हैं। अच्छा, और इसका वेट भी नहीं है, वेट भी बिल्कुल नहीं, कागज वेटलेस, का बना हुआ है ना। ये देखें, हाँ, ये जरा उठाएं ऊपर इसे, ये सारा कागज, ये सारा कागज का बना हुआ है, ये अंदर से देख सकते हैं आप। और ये भी प्रोडक्ट है मकबूजा कश्मीर की, जो सुलगती जन्नत है, वहाँ की कारीगरी जो है वो भी कितनी खूबसूरत है। ये देख लें कि कितनी खूबसूरत अंदाज में इसको बनाया गया है। मकबूजा कश्मीर के जो मुसलमान भाई और बहनें हैं वहाँ, उनके ये प्रोडक्ट बनी हुई आज़ाद कश्मीर में आई हुई है। और ये भी सवाल कर रही हैं कि कब ये जो कश्मीर के हिस्से हैं इनके दरमियान से खूनी लकीर ख़त्म होगी, ताकि खूनी लकीर ख़त्म होने से, जैसे कि इन्होंने कहा कि अभी बॉर्डर में हम उलझे हुए हैं और बॉर्डर बंद होने की वजह से हमारी ट्रेड भी मुतासर हो रही है, और अल्लाह करे ये लोग उम्मीद पर कायम हैं कि ये इनके मसले हल हों और मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर मिल के पाकिस्तान का हिस्सा बने, और हम भी पूरे उम्मीद दें और हमारे साथ ये लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं। आपको भी उम्मीद तो है ना? जी जी, इंशाल्लाह एक दिन आएगा इंशाल्लाह, जब ये दोनों कश्मीर हैं इकट्ठा हो जाएंगे, ये इकट्ठा होंगे और पाकिस्तान का हिस्सा होंगे, ऐसा ही है ना? इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी एंटीक है यहाँ? इसके अलावा मैं आपको ना थोड़ा सा बता दूं, एक होता है शिकारा ना, ये देखें जैसा कि ये आप बोर्ड देख रहे हैं ना, जी जी, ये कश्मीर में आपने देखा है डल झील पे चलती है, डल झील पर चलती है, फिल्मों में और गानों जी में जी भी बिल्कुल देखा है ऐसे ही हमने। उसको, ये मकबूजा में हाँ, ये शिकारा का मॉडल है, शिकारा ये का ना मॉडल है, इस तरह ठीक की वो कश्ती होती है, उसको शिकारा कहते हैं। वो इसी में बैठ के वो सारा कश्मीरी कहवा सब कुछ वो करते हैं वो ना, तो ये इस तरह का मॉडल होता है। ये भी कश्मीर से जो है ना, ये भी जम्मू कश्मीर से आया हुआ है। हाँ, ये वाला जम्मू कश्मीर कौन से इलाके में ज्यादा इसका बनाई जाती है, कहाँ से मंगाते हैं? ये देखें डल झील पे जो है ना, इनके मॉडल ज्यादातर हमारे पास, क्योंकि लोग डेकोरेशन के लिए रखते हैं ना, तो हम कश्मीर से ट्रेड होती थी, आते थे पेपर माशी में ना, शिकारा हो गया, कांगड़ी हो गई, इस तरह की चीजें डेकोरेशन के लिए लोग अक्सर पेपर माशी में उस चीज में ले जाते थे ना। ठीक है, और ये एंटीक है वहाँ की? एंटीक है, ये वहाँ का बड़ा मशहूर आर्ट है ये वाला ना, पेपर माशी, पेपर माशी ऐसे ही है। ठीक है। आज के प्रोग्राम में हमने फोकस किया मुजफ्फराबाद की हिस्ट्री को
और ख़ास करके जब हम रिलीजियस टूरिज़म की बात करते हैं तो एक मज़ार के ऊपर लेके गए आपको हज़रत सखी साईं सहेली सरकार के, जिन्होंने यहाँ पर उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है और उनके पैरोकार पूरे पाकिस्तान से इस मज़ार के ऊपर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक रेड फोर्ट है जो यहाँ का टूरिज़म डिपार्टमेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर का, उसको उन्होंने टेक ओवर किया हुआ है और बड़ी तेज़ी से उसका तज़ीन और रैश का काम जारी है और कहा जा रहा है कि जुलाई तक टूरिस्ट के लिए उसको भी ओपन कर दिया जाएगा। जब हम बात करते हैं मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की, तो देखने में आया है कि ज़्यादातर फैमिलीज़ अभी भी मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं जो माइग्रेट करके मकबूजा इलाकों से आए हुए हैं और इस कदीमी बाज़ार जो मंदीना मार्केट है यहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ की शाल, वहाँ की एंटीक्स और वहाँ के जो क्लॉथ हैं अभी भी यहाँ पर मशहूर हैं। और उनका भी कहना यही है कि जब से बॉर्डर क्लोज हुआ है, यानी ट्रेड दोनों रियासतों के दरमियान में नहीं हो रही, तो उनके लिए काफ़ी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। ओवरऑल जैसे कि सबको पता है कि ये जन्नत नज़ीर वादियाँ हैं, बेशुमार यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। खानों से जो रवायती खाने हैं उसके बारे में कश्मीर के बताया है, लेकिन जो तड़प है यहाँ के कश्मीरियों की जम्मू कश्मीर के लिए, मकबूजा जम्मू कश्मीर के लिए, वो भी हमने देखी है और एक्सप्लोर भी किया है कि ये लोग चाह रहे हैं और उम्मीद पर भी हैं कि वो वक्त दूर नहीं, क्योंकि हज़ारों जानों की कुर्बानियाँ ये निछावर कर चुके हैं उस सरज़मीन के ऊपर। तो इनका भी कहना यही है कि वो इलाके जल्द अज जल्द आज़ाद हों। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ मुजफ्फराबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।